फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है कंपाइल टाइम, और साथ ही साथ अपन एक वर्ड के बारे में बात करेंगे जिसे बोला जाता है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, या फिर जिसे एक नाम और बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे वर्ड की बात करूं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का स्टैक मेमोरी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। बट आपके पास फ्यूचर में एक वर्ड आएगा जिसे बोला जाता है स्टैटिक वेरिएबल। रिमेंबर, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, मगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का स्टैक मेमोरी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले मैं एक वर्ड के ऊपर बात करूं जिसको बोला जाता है कंपाइल टाइम। अब कंपाइल टाइम की बात की जाए तो कंपाइल टाइम के पहले भी आपको एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसे बोला जाता है डिजाइन टाइम। देखिए, नॉर्मली तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड डिजाइन टाइम, दूसरा वर्ड कंपाइल टाइम और तीसरा वर्ड रन टाइम। डन। इस वीडियो में हम केवल और केवल मेनली कंपाइल टाइम के बारे में बात करेंगे। बट अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं डिजाइन टाइम, तो डिजाइन टाइम क्या हुआ कि अगर आपका कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, रिमेंबर, आपने प्रोग्राम को ना तो रन करके टेस्ट किया है वो ना ही ये चेक किया है कि उसमें कोई एरर है क्या। आपने क्या करा, केवल प्रोग्राम को लिखा है, तो वो क्या कहलाएगा, डिजाइन टाइम। आप प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हो। बट मेनली हम यहां पर बात करें किसके बारे में, कंपाइल टाइम के बारे में। मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया और आप अपने तरफ से संतुष्ट हो कि भाई साहब मैंने तो प्रोग्राम बना दिया है। अब क्या करना है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है या गलत है। तो आपका पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा आपके प्रोग्राम की सिंटैक्टिकल टेस्टिंग। रिमेंबर, पॉइंट को ध्यान समझना। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, डन, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, xyz.cpp। डन। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात किया तो इस प्रोग्राम को अगर आपको चेक करना है कि ये प्रोग्राम सही है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम की सिंटैक्टिकल टेस्टिंग करोगे। सिंटैक्टिकल टेस्टिंग मतलब क्या, कि आपने जो सिंटैक्टिकल प्रोग्राम लिखा है, मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें हैं, कोई फंक्शन डिक्लेयर करें हैं, कोई लूप डिक्लेयर करें हैं, तो इनको डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो सही है या गलत है। तो अपन क्या करते हैं, तो जब भी आपको किसी प्रोग्राम की सिंटैक्टिकल टेस्टिंग करनी होती है तो आप क्या करते हो, आप आपके कोड को कंपाइल करते हो। और कंपाइल करने का तरीका क्या है, आप लिखते हो जीसीसी और आपके प्रोग्राम का नाम क्या है भैया, xyz.cpp। डन। अब ध्यान देना प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें, यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर आप आपके कोड को कंपाइल कर रहे हो। अब कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो ये चेक करता है कि आपने जो कोड दिया है उसे, वो कोड सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली सही है या नहीं है। इसके अलावा कंपाइलर के और भी काम होते हैं, मगर वो अभी अपना पार्ट नहीं है, उसको अपन अगर मैं फ्यूचर में एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है कंपाइलर डिजाइन, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी की बात की जाए तो अभी आप इतना ध्यान रख सकते हो। डन। अब यहां पर कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर को आपने एक फाइल प्रोवाइड करी, उस फाइल का नाम क्या है, xyz.cpp। और कंपाइलर काम क्या है, कंपाइलर का काम है इस प्रोग्राम को चेक करना कि ये जो प्रोग्राम है ये सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली सही है या नहीं है। अब पहले सिंटैक्टिकली की बात कर लेते हैं। सिंटैक्टिकली मतलब क्या हुआ कि यहां पर कंपाइलर ये चेक करेगा कि आपने आपके प्रोग्राम में जो भी कोड लिखा है उस कोड को लिखने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। मतलब रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि भैया जो इंट में लिखा है उसके बाद में तुमने सेमीकोलन लगाया है क्या, अगर लगाया है तो एरर दे देगा। मतलब कंपाइलर ने सिंटैक्टिकली चेक किया कि आपने सेमीकोलन गलत लगा दिया है। आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका सही है कि नहीं है। आपने इफ लगाया तो इफ को लगाने का तरीका सही है या नहीं है। आपने कोई ब्लॉक को ओपन किया है तो उस ब्लॉक को प्रॉपर्ली क्लोज किया है नहीं किया है, ये भी किसका पार्ट है, सिंटैक्टिकल एनालिसिस का पार्ट है। डन। इसके अलावा अगर आपने कोई लूप लगाया है तो लूप को लिखने का तरीका सही है या गलत है। डन। मतलब सिंपली बात की जाए तो आपके कोड का जो लिखने का तरीका है उसको पहले कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा। डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपाइलर चेक करेगा सिमेंटिक। पहले क्या चेक करा, सिंटैक्स, और फिर क्या चेक करेगा, सिमेंटिक। अब सिमेंटिक का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर अगर सिमेंटिक की बात करें, सिमेंटिक का मतलब क्या, सिमेंटिक में कंपाइलर क्या चेक करेगा, तो सिमेंटिक्स की बात करें तो सिमेंटिक्स में कंपाइलर ये चेक करेगा कि क्या आपके कोड में कहीं पर डुप्लीकेसी है,
डुप्लीकेसी मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है और वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 89। बात खत्म। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल का नाम क्या है? वाई। मगर मान लो कि आपने यहां पर इस वेरिएबल का नाम भी क्या दे दिया होता? एक्स। डन। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो बोलेगा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये कोई तरीके है तुम्हारे? यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आप एक ही ब्लॉक में, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहां पे खत्म हो रहा है, तो यहां पर एक ही ब्लॉक में आप एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। हां, ये पॉसिबल है कि आप आउटर ब्लॉक के वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स, और यहां पर जो वेरिएबल है टी, इसका नाम भी क्या होता है? एक्स। ये अलाउड होता, मगर एक ही ब्लॉक में आप एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। और यहां पर क्या करा आपने? पहले वाले वेरिएबल का नाम भी क्या दे दिया? एक्स, और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम भी क्या दे दिया? एक्स। इस केस में क्या होगा? इस केस में कंपाइलर आपको क्या दे देगा? एरर। और ये एरर कैसी है? ये आपकी सिमेंटिक एरर है, सिंटैक्टिकल नहीं है। आप एक चीज नोटिस करो कि एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका परफेक्ट सही है और दूसरे वाले एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका वो भी बिल्कुल सही है, मगर प्रॉब्लम यहां पर डुप्लीकेसी की है। और जहां पर डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम होती है वहां पर कौन सी एरर होती है? सिमेंटिक एरर। जैसे मान लीजिए आपने इसी प्रोग्राम के अंदर कोई दो फंक्शन बना दिए। मान लो आपने एक फंक्शन क्रिएट करा, उसका नाम दे दिया एक्स वाई जेड, और आपने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसका नाम भी क्या दे दिया आपने? मान लीजिए एक्स वाई जेड। तो कंपाइलर यहां पर भी क्या दे देगा? एरर। कंपाइलर बोलेगा भाई साहब ये सही नहीं है, आप एक ही नाम के दो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो। डन। तो कंपाइलर का पहला काम क्या होता है? कंपाइलर का पहला काम होता है कि पहले वो आपके प्रोग्राम की कौन सी एरर चेक करे? सिंटैक्टिकल। फिर ये चेक करेगा कि आपके प्रोग्राम में कोई सिमेंटिक एरर तो नहीं है। उसके बाद जब आपका कोड प्रॉपर्ली कंपाइल हो जाएगा, मतलब कोई एरर नहीं होगी, तो इस केस में आपके पास में एक नई फाइल जनरेट होती है और उस फाइल का नाम होता है exe। नॉर्मली उसका नाम होता है बेटा a.exe। डन। ये फाइल जनरेट होगी। ये फाइल कब जनरेट होगी? ये फाइल जनरेट होगी आफ्टर द कंपाइलेशन, सिंटैक्टिकल चेक और सिमेंटिक चेक को करने के बाद। मगर यहां पर कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर का एक काम और होता है और वो काम होता है मेमोरी रिक्वायरमेंट चेक। रिमेंबर, अब पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करो। अगर मैं कंपाइलर की बात करूं, कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है आपके प्रोग्राम को चेक करना, सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम को चेक करना, सिमेंटिक प्रॉब्लम को चेक करना। मगर ये चेक क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये चेक करना चाहता है कि अगर आप इस प्रोग्राम को जब रन करोगे तो रन करते समय आपका प्रोग्राम कोई इश्यू ना दे। आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, आपकी बात कीजिए, आपके घर पे गाड़ी है, कार है, या मान लो एक बाइक है, आप क्या चाहोगे? मान लो आप एक लंबे टूर पे जा रहे हो, तो आपका पहला काम क्या होगा कि आप उस गाड़ी को चेक करोगे कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जब मैं मान लो यहां से इंदौर से देवास के लिए या भोपाल के लिए कहीं और के लिए निकलूं, तो रास्ते में मुझे कोई इश्यू ना आए, तो मैं क्या करूंगा? रास्ते में गाड़ी को चेक करूंगा क्या? नहीं, मैं गाड़ी को पहले से ही चेक करूंगा। तो कंपाइलर वही काम है कि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसको मैं पहले से चेक कर लूं। डन। तो कंपाइलर ने क्या करा? कंपाइलर ने ये चेक करा कि सिंटैक्टिकली आपका प्रोग्राम सही है या नहीं है। कंपाइलर ने ये चेक करा कि सिमेंटिकली आपका प्रोग्राम सही है या नहीं है। मगर जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो रन करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो होती है मेमोरी। क्योंकि जब प्रोग्राम को रन करोगे तो वहां पर आपका डेटा आएगा और डेटा को स्टोर कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? मेमोरी की। तो यहां पर कंपाइलर यह भी चेक करता है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इसे कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कंपाइलर यह काम कैसे करता है? तो ध्यान देना, कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर आपका जो कोड होता है, ये आपका एक कोड है। कंपाइलर इस कोड को टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो कंपाइलर यहां पर क्या चेक करेगा कि भैया ये एक आउटर ब्लॉक था, इस आउटर ब्लॉक में कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 और 4। इनको टोटल कितनी मेमोरी चाहिए? 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, और यहां पर टोटल मिला के 4 बाइट, मतलब टोटल मिला कितनी मेमोरी लग गई? 16 बाइट। और उसके बाद में उसके अंदर वाले ब्लॉक में जाएगा, वहां पर चेक करेगा कितनी मेमोरी? 4 बाइट। कितनी मेमोरी? 8 बाइट। कितनी मेमोरी? 4 बाइट। मतलब इस तरीके से कंपाइलर पूरे कोड को एनालाइज करेगा स्टेप बाय स्टेप कि जब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा
तो उस समय में मुझे इतनी मेमोरी की आवश्यकता पड़ सकती है। रिमेंबर, पड़ सकती है। डन। अब इस एनालिसिस की बात की जाए तो ये एनालिसिस करने के बाद में कंपाइलर डिसाइड कर लेगा भैया हाँ, इस प्रोग्राम को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी हमें मिल जाएगी और हम हमारे प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। अब एक चीज ध्यान देना, इस पूरी प्रोसेस की बात की जाए तो इस पूरी प्रोसेस में हमने ये एनालिसिस किया है कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिमेंबर, यहां पर कोई मेमोरी बनी नहीं है अभी तक, ना तो ए को मेमोरी मिली है, ना बी को मेमोरी मिली है, ना ही सी को मेमोरी मिली है, केवल और केवल एनालिसिस हुआ है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं। आपके घर की बात की जाए, मान लो कि आपके घर पे कोई फंक्शन है, कोई शादी है आज से 10 दिन बाद, तो आप क्या करते हो, आप एक नॉर्मल एनालिसिस करते हो ना कि भैया हमारी शादी में इतने लोग आने वाले हैं और इतने लोगों के लिए हमें इतने गद्दे, इतने चादर, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिमेंबर, एक बार मुझे बताओ, क्या आपने उनको घर जाके इतनी सारी चीजें देकर आ गए? नहीं, आपने केवल एनालिसिस किया है कि इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। डन। ये क्या है? एक एनालिसिस। और इसी एनालिसिस की बात की जाए तो इसी एनालिसिस प्रोसेस को बोला जाता है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। रिमेंबर, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के साथ में एक वर्ड और आता है जिसे बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। एक्चुअली कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन को ही क्या बोला जाता है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स। कंपाइलर को एग्जैक्टली पता होता है कि मैक्सिमम इतनी मेमोरी लगेगी। एग्जैक्टली एज्यूम्शन पे काम नहीं होता, एग्जैक्टली उसको पता होता कि मैक्सिमम इतनी मेमोरी लगेगी। आप खुद सोचिए कि अगर आपने, आपके घर में कोई शादी है और उस शादी के लिए अगर आपने 10 लोगों को बोला है, इनवाइट किया है, तो आपको एग्जैक्टली पता है ना कि वह मैक्सिमम 10 चेयर लगेंगी। इससे कम लग सकती है, चलेगा, मगर इससे ज्यादा मेमोरी हमको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। डन। अब यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। अब यहां पर अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना है तो आपको यहां पर एक कंसेप्ट को और समझना पड़ेगा और वो होता है ब्लॉक। ब्लॉक की बात किया, ब्लॉक मतलब क्या? एरिया। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर क्या किया है भाई साहब, ये आपने कोड लिखा है। इस कोड की बात की जाए तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर अलग अलग ब्लॉक हैं। इस ब्लॉक की शुरुआत यहां से हुई, ये ब्लॉक एंड यहां पर हो रहा है। इस ब्लॉक की शुरुआत यहां पर हुई और ये ब्लॉक एंड यहां पर हो रहा है। इस ब्लॉक की शुरुआत यहां पर हुई और ये ब्लॉक एंड कहां हो रहा है भाई साहब? यहां हो रहा है। इस ब्लॉक की शुरुआत यहां पर हुई और ये ब्लॉक एंड यहां पर हो रहा है। डन। इस कंसेप्ट को फिर समझना पड़ेगा। अब ध्यान देना प्लीज, यहां पर अगर ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक का एक बिहेवियर होता है। नॉर्मली अगर आपने किसी ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, डायनेमिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, डायनेमिक के ऊपर आएंगे, डोंट वरी। अब यहां पर बिहेवियर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कोड लिखा वर्ड मेन और देन आपने क्या करा, यहां पर एक ब्लॉक बनाया। डन। अब इस ब्लॉक में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर पी। अब पी की बात की जाए तो भाई साहब पी कितने बाइट की मेमोरी लेगा? जो पी होगा वो टोटल मिलाकर 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब पॉइंट को थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश करो। आपका वेरिएबल पी था और पी मात्र 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, मगर मान लो इस पी की जगह पर कोई वेरिएबल अवेलेबल है जिसका नाम क्या है भैया? फलाना, फलाना एक्स। और मान लो फलाना की बात की जाए तो जो एक्स वेरिएबल है वो 4000 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। अब भैया 4000 बाइट आपके कोड में मायने रखेगी, ये एक बड़ी मेमोरी है। और इस प्रकार के डेटा के लिए एक्चुअली किसका यूज होता है? इस प्रकार के डेटा के लिए एक्चुअली किसका यूज होता है? हीप का, मगर उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मान लो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स, और एक्स किस टाइप का वेरिएबल है? फलाना टाइप का। अब पॉइंट को ध्यान से समझना। मान लो कि मेन फंक्शन का ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ और मेन फंक्शन का ब्लॉक यहां पे खत्म हुआ, और इस पूरे ब्लॉक में मान लीजिए लगभग 2000 लाइन का कोड है। 2000 लाइन। डन। अब इस 2000 लाइन के कोड की बात की जाए तो मान लो ये कुछ 500 लाइन यहां तक हो गई और इसके नीचे कुछ 1500 लाइन का कोड और है। अब पॉइंट को ध्यान समझना,
आपने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स। एक्स कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4000 बाइट की। और मान लो ये जो 500 लाइन है, इस 500 लाइन के बाद में ये जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है आपका एक्स। इस एक्स की जरूरत आपको रिमेनिंग जो 1500 लाइन है यहां पर आपको इस वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पर इस केस में क्या होगा, तो इसको समझने के लिए हम यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो आप सभी की बात करें तो आप सभी मान लो फॉर एग्जांपल इंदौर से दिल्ली या कहीं पे घूमने जा रहे हो। मान लो आप सवेरे 10 बजे निकले और 10 बजे 10:30 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंचे और आपने क्या किया, वहां पर जाके चिप्स का पैकेट परचेज कर लिया, 20 रुपए वाला 30 रुपए वाला जो मानना चाहो, डन। अब यहां पे क्या किया, आप उस चिप्स के पैकेट में रखी हुई चिप्स को खा रहे हो, आधा घंटा आराम से आपने चिप्स को खाया और देन मान लो कि उस चिप्स के पैकेट में सारी चिप्स खत्म हो चुकी है और केवल क्या बचा हुआ, रैपर। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, वो जो रैपर है क्या वो आपके हाथ में कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल कर रहा है। और मुझे एक चीज बताओ, क्या अब आपको उस रैपर की कोई रिक्वायरमेंट है, यस और नो? नो, आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आप चिप्स तो खा चुके हो। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप उस चिप्स के रैपर को फेंक दोगे, बात खत्म, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। मगर रियल लाइफ में ऐसा होता है, मगर स्टैक मेमोरी की बात की जाए तो स्टैक मेमोरी का बिहेवियर ऐसा नहीं है। स्टैक मेमोरी की बात किया तो स्टैक मेमोरी का एक बिहेवियर ये बोलता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो किसी भी ब्लॉक में, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, डन, ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ और ये ब्लॉक यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, डन। तो स्टैक मेमोरी का बिहेवियर ये बोलता है कि अगर आपने किसी ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल 4 बाइट का है, ये वेरिएबल 4000 बाइट का है, डन। तो इस केस में आप उस वेरिएबल को तब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब तक उसके ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। मतलब जब तक इस ब्लॉक का, ब्लॉक शुरुआत कहां से हुआ, यहां से, और जब तक सारे स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपका ये जो ब्लॉक है जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने, आपका ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ, ब्लॉक यहां पे खत्म हुआ, तो जब तक ब्लॉक एंड नहीं होगा वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब आप सोचो कि ये जो आपका एक्स वेरिएबल है इसकी रिक्वायरमेंट कहां तक थी आपको, इस 500 लाइन तक। इसके बाद रिमेनिंग जो 1500 लाइन से यहां पर आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इस वेरिएबल जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। इट इज द स्टैटिक बिहेवियर। स्टैटिक मतलब क्या, फिक्स। मेमोरी बन गई मतलब बन गई, उस मेमोरी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो मेमोरी अपने आप डिस्ट्रॉय होगी कब, जब उस वेरिएबल का ब्लॉक एंड होगा। तो जैसे अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करूं तो मेन का ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ, मेन का ब्लॉक यहां पे खत्म हुआ, तो मेन के अंदर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों वेरिएबल की अगर बात की जाए तो ये चारों वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होंगे, जब मेन का ब्लॉक एंड होगा। अगर यहां पर बात की जाए इस ब्लॉक की, इफ का ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ, इफ का ब्लॉक यहां पे खत्म हुआ, डन। तो इफ के ब्लॉक में कौन से वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल। तो ये वाला वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, जब इफ का ब्लॉक एंड होगा। अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ, ये ब्लॉक यहां पे खत्म हुआ, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है, डबल वेरिएबल। तो डबल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, जब इफ का ब्लॉक डिस्ट्रॉय होगा। और देन ये वाला वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, जब इफ का ब्लॉक, अंदर वाले इफ का ब्लॉक डिस्ट्रॉय होगा, डन। ये एक बिहेवियर होता है, डन। अब मैं आपको एक 2 मिनट का समय दे रहा हूं और आराम से वीडियो को पॉज करो, सोचो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए, आराम से टाइम लो, जल्दबाजी नहीं है, मगर कंसेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए, जो प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, तो सोचो कि सबसे पहले कौन सा वेरिएबल मेमोरी लेगा और सबसे पहले कौन सा वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। पॉज एंड थिंक। चलिए, तो यहां पर आप देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वेरिएबल सबसे पहले मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आउटर ब्लॉक की बात की जाए तो आउटर ब्लॉक में कौन सा वेरिएबल है आपका, एक्स वाई सी और एन,
डन। तो यहां पर सबसे पहले कौन मेमोरी लेगा? एक्स। एक्स के ऊपर कौन मेमोरी लेगा? वाई। वाई के ऊपर कौन मेमोरी लेगा? सी। और उसके ऊपर कौन सा वेरिएबल मेमोरी लेगा? एन। डन। इसके बाद में यहां पर ब्लॉक कौन सा है आपका? इफ का। इफ के ब्लॉक की बात करो, इफ के इस ब्लॉक में, ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इस ब्लॉक में आपका वेरिएबल है कौन? टी। तो यहां पर एन के ऊपर कौन मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? टी। डन। अब टी की बात की जाए तो टी के बाद में एक ब्लॉक और है इफ का। तो ये ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लॉक यहां पे खत्म हो रहा है। और इस ब्लॉक में कौन सा वेरिएबल है आपका? डी। तो यहां पर टी के ऊपर कौन सा वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? डी। और यहां पर इसके अंदर एक ब्लॉक और है इफ का, और यहां पर कौन सा वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? एन। तो सबसे लास्ट में कौन सा वेरिएबल मेमोरी लेगा? एन। अब ध्यान देना, यहां पर एक एन ऊपर भी है और एक एन इधर भी है। तो एक काम करते हैं, इस वेरिएबल का नाम अपन कर देते हैं एम। डन। तो यहां पर कौन सा वेरिएबल मेमोरी लेगा? एम। बात खत्म। डन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर किसी भी वेरिएबल की बात की जाए तो किसी भी वेरिएबल को जो मेमोरी मिली है उस मेमोरी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो वेरिएबल अपनी मेमोरी को तभी फ्री करेगा जब उसका ब्लॉक एंड होगा। डन। और अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर अलग अलग ब्लॉक है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक। सबसे पहले कौन सा ब्लॉक क्लोज होगा? तो सबसे पहले यहां पर ब्लॉक क्लोज होगा ये वाला इनर ब्लॉक। डन। और इनर ब्लॉक में कौन सा वेरिएबल है? एम। तो सबसे पहले आपका ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। मतलब जो वेरिएबल सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ था वो सबसे पहले स्वाहा। बात करें, इसके बाद कौन सा ब्लॉक डिस्ट्रॉय होगा? ये वाला ब्लॉक। और इस ब्लॉक में कौन सा वेरिएबल है? डी। तो उसके बाद जो डी वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय होगा। उसके बाद कौन सा ब्लॉक डिस्ट्रॉय होगा? ये वाला ब्लॉक। और इस ब्लॉक में कौन सा वेरिएबल है आपका? टी। तो ये आपका जो टी वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय होगा। और उसके बाद में आपका कौन सा ब्लॉक डिस्ट्रॉय होगा? मेन का। और मेन के ब्लॉक में आपके चार वेरिएबल है, एन, सी, वाई, एक्स। तो यहां पर पहले एन डिस्ट्रॉय होगा, फिर सी डिस्ट्रॉय होगा, फिर वाई और फिर एक्स। डन। तो इसी ऑर्डर में, मतलब जो वेरिएबल सबसे पहले बना था वो सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा। इस चीज को मैं प्रूव करूंगा आगे डिटेल में जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेंगी, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। तो उस समय पर आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। मगर जो मैं बोल रहा हूं वो 101% सही है। डन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर ये जो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है, इस कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्यों बोला जाता है? अब एक चीज ध्यान दो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के थ्रू जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कहां पर होता है आपका? स्टैक मेमोरी में। और स्टैक मेमोरी की अगर बात की जाए तो स्टैक मेमोरी में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है आपका? ब्लॉक ओरिएंटेड, ब्लॉक टू ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन होता है। डन। और ब्लॉक ओरिएंटेड मेमोरी लोकेशन की बात की जाए तो ब्लॉक ओरिएंटेड मेमोरी लोकेशन में अगर किसी वेरिएबल को कोई मेमोरी मिल गई तो उस मेमोरी को एट द रन टाइम, प्रोग्राम के चलते समय, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मतलब जब उसका ब्लॉक एंड होगा तभी उस ब्लॉक के वेरिएबल की जो मेमोरी होगी वो क्या होगी? फ्री होगी या फिर डिस्ट्रॉय होगी। मतलब जो मेमोरी बन गई उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो मेमोरी एक तरीके से फिक्स हो चुकी है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए या कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो इसका डायरेक्ट रिलेशन कौन सी मेमोरी से है? आपके स्टैक मेमोरी के साथ में। रिमेंबर, अभी भी जो बताया है ये कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअल कंसेप्ट सामने आएगा जब आपको समझ में आएगा एक कंसेप्ट जिसका नाम होगा फंक्शन। और अगर आपने इस कंसेप्ट को वहां पर ढंग से समझ लिया तो उसके बाद में यही कंसेप्ट आपका एक हायर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बन जाएगा जिसे बोला जाता है थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रिंसिपल होता है जावा के अंदर, और उस प्रिंसिपल का जो बेस होता है वो कौन होता है? थ्रेड। और वो प्रिंसिपल यहीं से चलेगा। डन। तो उम्मीद करता हूं कि कंपाइल टाइम और कंपाइल टाइम या फिर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। डन।
तो अगर आपको एक कंटेंट समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार रिवाइज करो, और अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर से रिवाइज करो। कंसेप्ट एक बार में आपके माइंड में नहीं बैठेंगे भाई साहब, उसको चीजों को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना होता है। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो कि क्या ऐसा हो रहा है। डन। जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी कंसेप्ट पे कमांड नहीं होगी। आपने कंसेप्ट को सुना है, समझा है, मगर अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई करो। और एक चीज ध्यान रखना, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की प्रॉब्लम क्या है, एक पॉइंट बोलना भूल गया था मैं। तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपका ब्लॉक एंड होगा तभी आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। और इसीलिए यह बोला जाता है कि जब आपके पास में कैसा डेटा हो, लार्ज डेटा, तो उसे कभी भी कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डेटा लार्ज है और अगर आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो उसके बावजूद भी आप उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। ओ भैया, जब आप उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे तो नए एलिमेंट को मेमोरी कैसे मिलेगी। डन। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको एक चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक बड़ा सा अरे क्रिएट करके बताऊंगा। और जब मैं एक बड़े अरे को क्रिएट करूंगा तो कंपाइलर आपको ऑटोमेटिकली शुरुआत में एरर दे देगा कि भैया आपने जो अरे बनाया ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो चलिए इसको भी एक बार अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। डन। ओके, सो आपके सामने यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। सपोज तो आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x। अब ध्यान रखना, ये वेरिएबल कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, स्टैक में। डन। हम जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सारे वेरिएबल स्टैक में ही मेमोरी लेते हैं। हीप में मेमोरी लेने वाला वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका अलग होगा, बात करेंगे उसके ऊपर। डन। तो अगर मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को, कोड को कंपाइल करता हूं, मैंने कोड कंपाइल किया, मुझे कोई एरर नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहां पर एक अरे डिक्लेयर करता हूं तो मान लीजिए आपने एक अरे डिक्लेयर करा, अरे p, और ये अरे कितने एलिमेंट का बनाया आपने, 10 एलिमेंट का। डन। अब ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को अपन आगे पढ़ेंगे, अरे अभी आया नहीं है, मगर अरे किस प्रकार का है आपका, इंटीजर टाइप का। एक इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 4 बाइट की। तो यहां पर p कितने एलिमेंट का आ रहे हैं, 10 का। तो यहां पर क्या होगा, 4 × 10, मतलब 10 एलिमेंट के लिए क्या बन जाएगी, मेमोरी बन जाएगी। मतलब टोटल मिला कितने मेमोरी बनेगी, 40 बाइट की। अब 40 बाइट की मेमोरी ऑलमोस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, स्टैक में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं तो यहां पर क्या होगा, आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। बट एक काम करते हैं, यहां पर जो आपने अरे बनाया है, मैं इस अरे के साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता हूं। डन। अब आप एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या होगा कि अगर आप ये अरे को देखोगे तो इस अरे के अंदर टोटल मिला के मान लो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ बाइट की मेमोरी बन रही है। 1 करोड़ एलिमेंट का अरे है, एक एलिमेंट कितने बाइट का, 4 बाइट का। तो टोटल मिला के मान लो यहां पर 40 करोड़ बाइट की मेमोरी रिक्वायर्ड पड़ रही है। अब भैया 40 करोड़ बाइट की मेमोरी स्टैक में नहीं होती है। डन। इस केस में अगर मैं इस कोड को क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, तो आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पर क्या दे देगा आपको, एक एरर। और क्या बोल रहा है, साइज ऑफ अरे इज टू लार्ज। क्योंकि जब इस कोड को कंपाइलर कंपाइल करेगा तो पहले क्या चेक करेगा, सिंटैक्टिकल, क्या वेरिएबल गलत तरीके डिक्लेयर करा ना, सही है। क्या अरे गलत तरीके से डिक्लेयर करा है, नहीं भैया, अरे को जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे डिक्लेयर करा है। मगर यहां पर क्या हुआ, जब थर्ड चेक लगाया, थर्ड चेक कौन सा है आपका, मेमोरी रिक्वायरमेंट चेक। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट चेक जब लगाया यहां पर, तो जो अरे का साइज बन रहा है वो 4 करोड़ बाइट बन रहा है, 4 करोड़ बाइट। और 4 करोड़ बाइट का तो आपका स्टैक ही नहीं होता है। तो कंपाइलर यहां पे आपको पहले एरर दे देगा, भाई साहब कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच रहे हो तुम, इतना बड़ा मत सोचो। तो यहां पर क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। हाँ, अगर इसी एरर को मैं छोटा कर दूंगा, आप एक चीज नोटिस करो, आपकी यहां पर से एरर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आपको एरर नहीं देगा। सिंटैक्टिकली तो सही था कोड आपका, केवल और केवल तुमने ज्यादा मेमोरी मांग ली थी, उस वजह से आपको एरर दे रहा था। डन। क्लियर। तो दैट्स व्हाई प्रोग्रामिंग का ये बिहेवियर बोलता है कि जब भी आपको बल्क अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कराना हो तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टैक मेमोरी का यूज नहीं करोगे, हीप मेमोरी का यूज करोगे। और उसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तक काफी है। राधे राधे, जय श्री राम। हम
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।